सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको कक्षा 7 से पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर निबंध पाठ का भाग 2 पढ़ाएंगे। इसके लेखक श्री यतीश अग्रवाल जी हैं। जैसा कि हमने इससे पहले आपको बता चुके थे कि इस पाठ में रक्त के बारे में बताया गया है। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे है, इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर में हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी। नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय एक नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे हुए बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। अब आगे दीदी कह रही है, अनिल को बताती है कि इन लाल रक्त कणिकाओं की वजह से ही, जो कि आकार में बालूशाही की तरह होती है, और उनकी वजह से ही हमें रक्त यानी कि खून लाल रंग का दिखाई देता है। ये कणिकाएं शरीर के लिए दिन रात काम करती रहती हैं और सांस लेने पर साफ हवा से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसमें मिलती है, उसे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का कार्य करती है। इनका जीवन काल 4 महीने का होता है। बाद में ये नष्ट होने लगते हैं। और जब अनिल ने यह सुना तो उसे लगा कि सारी रक्त कणिकाएं कुछ ही महीनों में खत्म हो जाती होंगी। फिर डॉक्टर दीदी ने बताया कि हड्डियों के बीच में यानी कि मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त के निर्माण कार्य में लगे होते हैं। तो अनिल को बहुत चिंता हुई कि ये कण तो खत्म हो जाएंगे। तो डॉक्टर दीदी ने ऐसा नहीं कहा कि ऐसा नहीं होता है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। आगे, यह पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते। रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी होती है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि प्रोटीन और अन्य पौष्टिक पदार्थ जो कि हम अपने खाद्य पदार्थों में खाते हैं, विटामिन आदि, वो इन रक्त कणिकाओं
में बदले में कच्चे माल का काम करते हैं। फिर आगे वह यह बताती है कि हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त आदि आहार में ये सभी विटामिन और प्रोटीन आदि उपयुक्त भाग में होता है, मात्रा में होता है। और यदि कोई व्यक्ति यह भोजन उचित मात्रा में ग्रहण नहीं करता तो हड्डी की मज्जा में इन कारखानों को बहुत कच्चा माल नहीं मिल पाता। अब अगर हम इन पौष्टिक चीज़ों को खाएंगे ही नहीं तो हमारे शरीर में प्रोटीन, विटामिन आदि कैसे पहुँचेंगे और लाल रक्त कणों का निर्माण कैसे होगा और हड्डियां भी कमज़ोर हो जाएंगी और शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। तो अनिल पूछता है कि अगर हम संतुलित आहार खाएंगे तो हमें एनीमिया नहीं होगा। हाँ, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन और भी कारण हैं जिनसे एनीमिया होता है और उनमें से एक प्रमुख कारण पेट में कीड़े होना। और पेट में ये कीड़े कैसे होते हैं? दूषित जल पीने से या दूषित खाद्य पदार्थ खाने से कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए रखे गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लो और साफ पानी पियो। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूब रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? अब जब डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि एनीमिया की बीमारी संतुलित आहार न लेने से होती है और पेट में कीड़े होने की वजह से होती है, तो अनिल को आश्चर्य हुआ और उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्हें पूरी तरह से साफ सफाई के बने हुए खाद्य पदार्थ को ही खाना चाहिए। भोजन करने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लेने चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए और दूषित खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने यह भी बताया कि अनिल को कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो कि ज़मीन की ऊपरी सतह के ऊपर होते हैं, जो कि नंगे पैर इधर उधर घूमने से तो ये त्वचा के रास्ते हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और हमारी आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इसलिए डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि हमें इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए, हमें हमेशा चप्पलें या जूता पहनना चाहिए और साथ ही शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। खुले स्थानों पर शौच नहीं करना चाहिए। फिर अनिल ने पूछा, आपने लाल रक्त कणिकाओं के बारे में तो इतना सब कुछ बताया, आप कह रहे थे कि रक्त में सफ़ेद रक्त कणिकाएं और बिंबाणु या प्लेटलेट भी होते हैं, तो आप इनके बारे में भी कुछ बताइए कि शरीर में उनका क्या काम है। ये दीदी बोली, सफ़ेद कण हमारे शरीर के रोगाणु हैं। जब रोगाणु हमारे शरीर में धावा बोलते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलते हैं की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं
और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे हमारे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया की मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिम्बाणु इस जाले में से चिपक जाते हैं और इस दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने में पर ऐसी स्थिति में निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगा सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय पर किसी भी व्यक्ति का खून चढ़ाया जा सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया जाता है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसी रक्त का समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय पर यदि रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब? अनिल ने पूछा। ऐसी आपातकालीन स्थिति में ब्लड बैंक में बनाए जाते हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में हर तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार किया जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उन्हें लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाती है, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे तो शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। अब जब अनिल को पता चला कि जो प्लेटलेट होती है तो बिम्बाणु कणिकाएं होती हैं, वे खून को जमाने में मदद करती हैं, तो अनिल ने दीदी से पूछा, अगर गहरा घाव हो तो? तब बहुत अधिक खून निकलेगा और वह बहता चला जाएगा। तो उसने उसे बताया कि किसी भी व्यक्ति के यदि दुर्घटना हो जाए तो और उससे गहरा घाव हो जाए तो या गहरी चोट लग जाए तो ज़्यादा खून बहने लगे तो व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी हालत में कई बार खून को रोकने के लिए टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट से बहने वाले खून को रोकने के लिए उस स्थान पर एक साफ कपड़े को कसकर बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए उस समय लाभदायक सिद्ध होता है। किंतु अगर बहुत ज़्यादा खून बह जाए तो कई बार खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो अनिल पूछता है, ऐसे समय में हम किसी भी का खून चढ़ा सकते हैं? आगे दीदी बोली, हर किसी का खून एक जैसा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर
रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए रक्त जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह वाले को चढ़ाया जाता है। तो दीदी ने बताया नहीं हर किसी व्यक्ति का एक सा खून नहीं होता। रक्त कुछ विशेष वर्ग में वर्गीकृत होता है। रक्त के 4 वर्ग होते हैं, जिसे व्यक्ति का जो वर्ग होता है उसी को उसके वर्ग का खून चढ़ाया जाता है। तो दीदी ने उसे बताया कि हर किसी का खून का समूह एक जैसा नहीं होता, इसके लिए खून की जांच की जाती है। अगर ज़रूरतमंद के साथ एक व्यक्ति का समूह रक्त नहीं मिलता, अनिल ने पूछा, तो दीदी ने बताया ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए ब्लड बैंक बने होते हैं। हर अस्पताल में इस तरीके के बैंक होते हैं जहां पर सभी प्रकार के रक्त समूह में रक्त रखा जाता है। इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हमें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। तो अनिल ने पूछा, मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ दीदी? दीदी ने कहा, नहीं, क्योंकि तुम 18 वर्ष से नीचे के हो और रक्तदान 18 वर्ष के ऊपर के लोग, स्वस्थ लोग ही कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर ही खून निकाला जा सकता है और लोगों का समझना होता है कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा शरीर इतना रक्त कुछ ही दिनों में दोबारा से बना लेता है। और वैसे भी हमारे शरीर में कुल 5 लीटर खून होता है, जिसमें से कुछ हम अगर किसी ज़रूरतमंद इंसान को जीवन दान देने के लिए रक्तदान कर दें तो इससे बड़ा परोपकार क्या हो सकता है। ऐसा डॉक्टर दीदी ने अनिल को समझाया। तो यह सब सुनकर अनिल कहता है, तो दीदी मैं बड़ा होने पर मैं भी समय समय पर रक्तदान करूँगा। अनिल ने कहा। शाबाश। अनिल की पीठ ठोकते हुए दीदी ने कहा। तो आज हमने कक्षा 7 की पुस्तक वसंत से रक्त और हमारा शरीर पाठ पढ़ा और समझा। धन्यवाद।